नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। मित्रों, आज हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से पहले 15-15 प्रश्नों के वीडियो देखे होंगे आपने इस चैनल पे। अब जब से 30 प्रश्नों के करें उनमें आपने देखे होंगे ईवीएस के, हिंदी व्याकरण के, शिक्षा मनोविज्ञान के, हिंदी शिक्षण विधियों के। ये जो 30-30 प्रश्न आ रहे हैं वो कितने मतलब कि बेनिफिशियल है आपके लिए, है ना। कितने लाभदायक प्रश्न है वो आपको पता चल चल गया होगा क्योंकि आपने कंटिन्यू वीडियो देखा है। तो उसी क्रम में आज हम साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न बी पहला प्रश्न से शुरुआत हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही प्रश्न होंगे। आधुनिक दबाव शोध के जनक है, यानी कि इन चीज़ों का रिवीजन आपके लिए होना जरूरी है। आधुनिक दबाव शोध के जनक है, तो आपको बता दूं मैं ये प्रश्न किस टॉपिक से है। ये प्रश्न मित्रों समायोजन टॉपिक से आया है। ठीक है, समायोजन टॉपिक में जब समायोजन में आप दबाव को पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? दबाव को। तो दबाव को बोला जाता है मित्रों स्ट्रेस। ठीक है, टेंशन बोला जाता है तनाव को, दबाव को स्ट्रेस बोला जाता है। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है मित्रों स्ट्रिंगर, याद रखना, स्ट्रिंगर, जिसका अर्थ होता है कसना। ठीक है, तो उसमें आधुनिक दबाव शोध के जनकों ने पार्कर, सेल्वे, हेंस, सेलिया, एडलर। तो मित्रों यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, यानी कि हेंस, सेलिए। इनको आधुनिक दबाव शोध का जनक माना जाता है। ठीक है, तो मित्रों विकल्प नंबर 3 यहाँ सही उत्तर है, याद रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। सारे प्रश्न बिल्कुल जो समझ के आधार पर ही है। दूसरा प्रश्न है कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होना, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल होना और पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई आ रही है, जैसा कि अभी जो एग्जाम रीट वालों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसकी सूचक है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी की, एक स्वलीन विद्यार्थी की, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, इनमें से सभी। देखो सृजनात्मकता में ये चीज़ें नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि सृजनात्मक में तो चीज़ें आएंगी रचना करना, किसी चीज़ की रचना करेंगे, वहाँ पे मौलिकता या फिर क्या होगी, नवीनता होगी। जबकि यहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही है। पढ़े हुए पाठ को भूल रहे हैं, शब्द अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आ रही है, पढ़ने के प्रति चिंता हो रही है, निम्न स्तरीय आपका शब्द भंडार है ना। तो इसमें एक नंबर हट गया तो अपना आप चौथा हटेगा। ठीक है, अब दो बचे, एक स्वलीन विद्यार्थी की विशेषता है अधिगम अशक्तता। तो ये स्वलीन विद्यार्थी की विशेषता भी नहीं है, ये होगी मित्रों अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की विशेषता है, यानी विकल्प 3 सही उत्तर है यहाँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। सारे प्रश्न बिल्कुल ये प्रश्न संबंधित है, आपके जैसा रीट का पैटर्न बनेगा मित्रों उससे। निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे ने जो बौद्धिक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई, बौद्धिक अवस्थाएं, उसका है। उसमें से मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था है। पहली संवेदी ग्राहक है जिसकी 0 से 2 माना गया है ना, पेशीय वो। और दूसरी है इंद्रिय अनुगतिक भी कहते हैं, उसे संवेदी पेशी भी कहते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, वो 2 से 7। ये तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 या 12 में चलती है। ठीक है, और इसके बाद यानी 7 से 11 या 12, और उसके बाद 11 से आगे हो जाएगी अमूर्त या औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक। तो अब 7 से 11 में इसकी कौन सी विशेषता है? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता। तो यहाँ भी विकल्प 3 सही है, क्योंकि तुलना, समानता, अंतर, असमानता ये बताने की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक की विशेषता है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 से 2 को गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन होगा। जो चिंतन का टॉपिक है ना, वहां से प्रश्न है। चिंतन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है इसी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अगर इसका जिक्र बता दूंगा ना कि चिंतन को 2 भागों में बांटा गया कौन कौन से, तो फिर वहाँ पे आप उत्तर उसका क्या बताओगे। ठीक है, इसलिए नहीं बताऊंगा। देखो 5 से 2 को गुणा करने पर क्या होता है? अपसारी चिंतन को तो बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, सोच का पैटर्न का फैला होता है, ये तो सृजनात्मकता से संबंधित है। आलोचनात्मक में तो गुण दोष देखे जाते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है,
यहाँ तो 5 से 2 को गुणा करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का करेंगे ना भाई, मस्तिष्क का करेंगे ना। तो बुद्धि का सहारा किस में लिया जाता है, अभिसारी चिंतन में, ठीक है। जबकि स्वलीन चिंतन, इसमें तो काल्पनिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। मैंने बता दिया अपसारी सृजनात्मक होगा, आलोचनात्मक गुण दोष की परख करेगा, स्वलीन काल्पनिक है। तो बच्चा कौन सा, अभिसारी, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इनमें से किस मूल्यांकन में अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। पूछा क्या है, मूल्यांकन मुख्य रूप से जो आपने देखे होंगे उसमें आकलन में योगात्मक आकलन होता है, एक रचनात्मक आकलन होता है। आरंभिक मूल्यांकन कोई प्रकार का नहीं होता, और जो संकलनात्मक मूल्यांकन है ना, ये तो योगात्मक का ही नाम है भाई, ठीक है। ये तो इसी का ही नाम है, योगात्मक या संकलनात्मक कहते हैं, ठीक है। ऐसे बोला जाता है इसको, समेटिव असेसमेंट। और ये है एपे, रचनात्मक आकलन। ये दो मुख्यतः प्रकार है, ठीक है। तो इन दो में से उत्तर आएगा। तो ये तो क्या इसका हो जाएगा संकलन योगात्मक, तो इसको बेटा देंगे। दो विकल्प बचे हैं, पहला या चौथा। किसमें अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया। तो जो योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन है मित्रों, संकलनात्मक या योगात्मक, ये तो सत्र के अंत में होता है, यानी कि जो वार्षिक जो सत्र अंत होता है वहां पर ही इसमें प्रतिक्रिया वगैरह होती है। लेकिन कहा गया निरंतर यानी कक्षा शिक्षण की प्रतिक्रिया के दौरान ही मूल्यांकन किया जाता है, उसी समय प्रतिक्रिया दी जाती है। ये रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, यानी चौथा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 में। बढ़िया प्रश्न है मित्रों। आगे चलते प्रश्न संख्या 6। ये समझ पे आधारित प्रश्न है, और इस बार बिल्कुल समझ पे आधारित प्रश्न आएंगे। इनमें से किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य होते हैं, टीएटी परीक्षण, 16 पीएफ, रोड्सा परीक्षण या एमएमपीआई। प्रश्न को घुमा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। 10 मसी लक्ष्य या जिसे कहूँ 10 कार्ड, ये क्या चीज़ है अब बता दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए कहूँगा मैं क्योंकि प्रश्न घुमा दिया गया, ऐसे ही घुमाएंगे ना ताकि आपका दिमाग घूम जाए, ठीक है, पर आपको घुमाना नहीं है। 10 कार्ड किसमें होते हैं भाई, 10 मसी लक्ष्य या 10 कार्ड। तो आपको पता है रोड्सा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। 1921 में स्विट्जरलैंड के हरमन रोड्सा ने, हरमन रोड्सा कहाँ के थे भाई, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे, फिर भी याद रख लेना, बहुत कम चांस होता है ऐसे प्रश्न पूछने का, हालांकि पूछ सकते हैं। हरमन रोड्सा स्विट्जरलैंड के थे जिन्होंने 1921 में ये परीक्षण दिया था। 10 कार्ड इसमें रोड्सा परीक्षण में उपयुक्त होते हैं, तो सीधा सा इसका उत्तर है हरमन रोड्सा, ठीक है। और ये प्रक्षेपी विधि है, ये याद रखना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 6 है ना, वहां पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, देखो, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ये जैसे आपने प्रश्न देखा, आप इसके विकल्प देख रहे हैं 1 2 3 4, तो आपको ये ब्लूम जो टेक्सोनोमी है ना, वहां से प्रश्न उठाया गया है। एक बार पुनः बता देता हूँ, जैसा कि पहले के वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, अब भी 20 दिन है, उनमें अच्छी तरह से पढ़ लेना। ब्लूम को, पियाजे को सुन लेना, बांडुरा को, कोलबर्ग को, एरिक एरिक्सन को, है ना, जेरोम ब्रूनर को, इनके जो सिद्धांत हैं उन सारों को अच्छी तरह पढ़ लेना। ये 6-7 है, इनसे जरूर 4-5 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो इनमें संज्ञानात्मक, इन्होंने संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों बताए, तो इनमें संज्ञानात्मक का कौन सा सही क्रम है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया निम्न स्तर का, यानी कि ज्ञान, जो सबसे निम्न स्तर का है, और सबसे अंतिम स्तर, सबसे जो उच्च स्तर का होता है वो होता है मूल्यांकन, ऐसे ही बताया था। लेकिन क्रम में ज्ञान आएगा, फिर ये मूल्यांकन आएगा। अब मतलब क्या है कि ज्ञान यहाँ है, ठीक है। अब देखो, अंतिम मूल्यांकन होना चाहिए, तो मूल्यांकन अंतिम इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। ये तो उल्टा हो गया पूरा पूरा। तो अब ये 2 विकल्प बचे, यानी कि पहला और चौथे में से सही होगा, ठीक है। तो क्रम पे चलते हैं, ज्ञान सही है, अनुप्रयोग सही है, अवबोध नहीं, अनुप्रयोग और अवबोध का क्रम चेंज कर दिया भाई, बाकी ये विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन सही है ना, तो ये भी हटेगा। चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा, क्यों, ज्ञान है, उसके बाद बोध होता है, फिर प्रयोग होता है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन, ये क्रम होता है, ठीक है। अब इसमें आप अगर कंफ्यूजन होते हो तो एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ हो गए, दूसरे या तीसरे शब्द में, यानी कि ये रहे अनुप्रयोग या बोध पहले आएगा या बोध या प्रयोग, तो देखना नंबर 2 है ना, तो बोध ये 2 शब्दों का है तो 2 नंबर पे आएगा बोध है, ठीक है। प्रयोग है 3 शब्दों का ना, प्रयोग, तो तीसरे नंबर पर प्रयोग आएगा, ऐसे याद रख लेना, ये इसकी ट्रिक है। चौथा विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर।
प्रश्न संख्या 8 है मित्रों, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा प्रश्न है एक और। असत्य कथन पूछा कौन सा? दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेगों में की जाती है, सही है। दुश्चिंता को तो भाई नकारात्मक संवेग कहेंगे, सकारात्मक थोड़ी ना कहेंगे। फिर है इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा दो। या तो असत्य पूछा ना, तो इसको बेटाओ, ठीक है। दो विकल्प बचे। चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर लेती है इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है, बिल्कुल सही है। व्यापक रूप जब धारण करती है ना, तो इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता ही कहते हैं। तो ये तो कथन सही है, इसका मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा असत्य कथन पूछा है, मतलब ये तीसरा। यदि चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है जिसे मनोस्नायुकर दुश्चिंता कहते हैं, गलत। जो वास्तविक कारणों से उत्पन्न चिंता है ना, दुश्चिंता, उसे वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं। ये RBSC से प्रश्न उठाया गया 11th-12th की साइको से, ठीक है। वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता बोलेंगे जो वास्तविक कारणों से होगी, जबकि जो मनोस्नायु दुश्चिंता होती है ना, इसको बोलते हैं मित्रों काल्पनिक दुश्चिंता, ठीक है। यानी कल्पना करके ही फालतू में दुश्चिंता कर लेता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9, कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा, अच्छे अंक या श्रेणी मिलेगी तो उच्च शिक्षा या अच्छी नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसे उनकी सोच है। तो बालक में अधिकता किस चीज़ की है? शक्ति अभिप्रेरक या नहीं है? तो नहीं है। उपलब्धि प्रेरक सामाजिक या देगी, तो शरीर का भी नहीं है यहाँ पे, समाज का भी नहीं है, सीधा सा बात है यहाँ उपलब्धि है। क्यों? उपलब्धि अभिप्रेरक पे काम किया मैकलिंसन और एटकिंसन ने 1961 में, आई थिंक, ठीक है। तो इस उपलब्धि अभिप्रेरक में होता क्या है, जो चुनौतीपूर्ण भरे कार्य होते हैं ना, चुनौती से कार्य, उनमें ज़्यादातर बालक रुचि लेते हैं। तो इनको पता है कि जब अच्छे अंक या श्रेणी ये है वो उच्च शिक्षा या अच्छी नौकरी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है। तो इनमें उपलब्धि अभिप्रेरक ज़्यादा रहेगा, विकल्प नंबर 2 यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 से अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करता है, अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर पाएगा। यह अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है? जो व्यक्ति स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करेगा और कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं होगा। अंतर्नोद का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत? तो मित्रों इसमें होगा क्षेत्रीय सिद्धांत। क्यों? क्योंकि स्थान, वातावरण, क्षेत्रीय सिद्धांत ये कुर्ट लेविन का है, ठीक है, पता है आपको। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प है राइट आंसर रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें में। सारे प्रश्न एक से बढ़िया दमदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है? मूल प्रवृत्तियों की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, ऐसे प्रश्न आने वाले। मूल प्रवृत्तियां, ये मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। साथ में मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, बिल्कुल ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मूल प्रवृत्तियां हमेशा जन्मजात ही होती है, ठीक है, यह कथन सत्य है। मूल प्रवृत्तियों का संवेगों के साथ संबंध होता है, तो बिल्कुल भाई संवेगों के साथ तो संबंध होगा। मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था 1908 में अपनी पुस्तक में, यह भी कथन सही है ना। यानी तीसरा विकल्प इसमें सही नहीं है। यही पूछा कौन सी विशेषता नहीं है। मूल प्रवृत्तियों में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। उनमें संशोधन किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न फिर संवेग होगा तो उसको हटाया जा सकता है ना भाई, उसका उपचार किया जा सकता है ना, संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि मूल प्रवृत्ति याद रखना हमेशा क्षणिक होती है, जो इससे उत्पन्न संवेग है वो भी क्षणिक होता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है। मित्रों तीसरा विकल्प यहाँ उत्तर रहेगा सही। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें में। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह की उम्र में, 16 माह, 20 माह, 24 माह? तो याद रखना औसतन 10 माह में या 11 माह में, 10 या 11 माह औसतन है, वहाँ बोलना बालक सीख जाते हैं। विकल्प 1 यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। भग्नाशय या कुंठा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण कौन सा? अच्छा प्रश्न है मित्रों। जो भग्नाशय या कुंठा है ना, इसका सबसे बड़ा आंतरिक कारण कौन सा है? भग्नाशय या कुंठा किसे कहते हैं? यानी कि निरंतर जो प्रयासों में विफलता मिलना भग्नाशय या कुंठा कहलाती है। इसके दो कारण होते हैं मुख्य रूप से, एक तो आंतरिक होगा, दूसरे बाहरी कारण होगा। बाहरी में तो जैसे भौतिक कारण आ जाएंगे, जैसे कि भाई बाढ़ है, चक्रवात, सुनामी, तूफान वगैरह, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक आ जाएंगे, जैसे समाज में जैसे सामाजिक नियम, रीति रिवाज है ना, लैंगिक भेद वगैरह। और भौतिक आ गए, सामाजिक आ गए। इसके अलावा जैसे संवेगात्मक भी हो जाएंगे, जो संवेगों से होंगे, ठीक है, ये तो बाहरी में आ जाएंगे। सॉरी, संवेगात्मक ये तो आंतरिक आ जाएगा संवेग, यहाँ भौतिक, सामाजिक और एक आर्थिक हो जाएगा, अर्थ यानी कि निर्धनता वगैरह, ठीक है, ये तो हो जाएंगे बाहरी कारण में ना।
आंतरिक कारण में देखो शरीर का दोष हो जाएगा, सही है ना। पूछा सबसे बड़ा या सबसे मुख्य आंतरिक कारण कौन सा, तो वहां पे मानसिक संघर्ष आएगा। शरीर का कोई दोष हो ये आंतरिक कारण है, सही है। विरोधी इच्छाएं होती है, असंगत आवश्यकताएं है ना, फालतू की चीजें पाल लेना है ना, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आसपास तो पैसा है ही नहीं और कह दिया कि मैं हाथी खरीदूंगा, वो चीजें विरोधी इच्छाएं असंगत आवश्यक, तो वो गलत है, इसी कारण भग्नाशय या कुंठा उत्पन्न होते, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक कारण, हालांकि ये चारों आंतरिक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके अलावा एक और है नैतिक चीज, वो भी नैतिक जो अवस्था होती है वो भी इसमें आएगी। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये चीजें आएगी बाहरी कारण में, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा पूछा मानसिक संघर्ष होगा, यानी कि अपने संज्ञान हिस्सा ही नहीं है ना, ये होती है। तो प्रश्न संख्या 13वें में तीसरा विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। बहुत अच्छे प्रश्न है। समायोजन के प्रकार है, समायोजन के प्रकार कौन से हैं मित्रों? रचनात्मक समायोजन, स्थानापन्न समायोजन, मानसिक मनोरचना, समय उपयुक्त सभी। तो बता दूं समायोजन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, आपको आज ये भी बता दूं, ठीक है। रचनात्मक होता है, यानी कि जैसे चित्र बनाकर फिर समायोजन कर लेता है, वो रचनात्मक, कुछ चीज की रचना करके, वो भी इसका प्रकार है। स्थानापन्न होता है कि जैसे गलती तो खुद की है ना, लेकिन दूसरे पर क्या कर दिया, उसकी जिम्मेदारी ठहरा दी है ना, तो वो स्थानापन्न हो गया, एक से स्थान से दूसरे स्थान पे ठहरा दिया, ठीक है। मानसिक मनोरंजन समायोजन होता है, जैसे जो अवांछित लक्षण है उनको वांछित लक्षणों में परिवर्तित करना, ये होता है ना। यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी समायोजन के प्रकार है। विकल्प चौथा सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 ये लीजिए। प्रत्येक शिक्षार्थी समूह में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी समूह नहीं है, यह है स्वयं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में, खुद में विशिष्ट है। कहते हैं ना कि सब अपनी जगह है, खुद का महत्व है ना, हर व्यक्ति का महत्व है। क्यों? क्योंकि सब एक प्रकार की यूनिक है मित्रों, है ना, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, यानी कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सबका मतलब है ना, गलत कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, तो इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है, गलत है। सभी के लिए एक समान पाठ्यचर्या नहीं आएगी, कमजोर के लिए, सभी के लिए दिक्कत है ना। शिक्षार्थियों में न कोई समान विशेषता होती है, न ही उनके लक्ष्य समान, ये भी गलत है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, तो ये भी, ये स्वयं में विशिष्ट का अर्थ नहीं है। स्वयं में विशिष्ट अर्थ होना चाहिए कि मतलब खुद सब अलग अलग है, इसका मतलब है कि कोई भी दो शिक्षार्थी ना वो कभी एक समान नहीं होंगे, उनकी योग्यताएं अलग होगी, उनकी रुचियां अलग होगी, प्रतिभाएं भी अलग होगी, यानी विकल्प एक यहाँ सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। अच्छा प्रश्न है। अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति मुख्यतः केंद्रित विधि है, किस पे बताओ? अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति मुख्य रूप से आपको बता दूं मैं किस प्रकार की केंद्रित विधि है, यह है शिक्षक केंद्रित विधि, यानी बालक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, उपयुक्त सभी नहीं है। अनुवर्गीय ट्यूटोरियल नीति शिक्षक केंद्रित विधि होता क्या है इसमें? इसमें शिक्षक ही का सारा कार्य करता है। करता क्या है? बालकों के छोटे छोटे समूह बना देता है और उन समूह की जो भी समस्या होती है उनका समाधान फिर खुद ही खोजता है और खुद भी उपचार करता है, यानी कि शिक्षक इसमें केंद्रित रहता है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित विधि 2-4 ही है। एक तो जैसे व्याख्यान विधि है, याद रखना, एक ये आ गई अनुवर्गीय ट्यूटोरियल विधि, ठीक है। इसके अलावा एक प्रदर्शन विधि, ये मुख्य रूप से यही शिक्षक केंद्रित, बाकी सभी बाल केंद्रित है। यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः किसका भाग है? शानदार प्रश्न है, गलत करोगे इस प्रश्न को 100%। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः किसका भाग है भाई? मानकीकृत का, अमानकीकृत, सामान्य उपलब्धि, उनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा दो, ठीक है। जब हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण टॉपिक पढ़ेंगे तो उपलब्धि परीक्षण में दो प्रकार के, मेनली मुख्य रूप से दो प्रकार के परीक्षण आता है। एक तो आता है मानकीकृत परीक्षण, है ना, इसके दो प्रकार है। एक तो इसमें सामान्य उपलब्धि को मापा जाता है, ये रहा, और एक होता है इसमें विशिष्ट उपलब्धि को, विशेष या विशिष्ट उपलब्धि को, ठीक है। ये तो होता है मानकीकृत। जबकि अमानकीकृत परीक्षण की बात करूँ ना, इसको शिक्षक निर्मित भी कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण को तो शिक्षक ही तो निर्मित करते हैं भाई, तो इसका विकल्प दूसरा होगा, जबकि ज़्यादातर बालक 1 नंबर देंगे इसमें, ठीक है। अमानकीकृत शिक्षक होंगे, इसमें मतलब निबंधात्मक परीक्षाएं भी आएगी, ठीक है। इसके अलावा निबंधात्मक आएगी, वस्तुनिष्ठ भी आएगी और प्रायोगिक परीक्षा, ये सारी इसमें आएगी, है ना। दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। एक और दमदार प्रश्न, पीएफटी परीक्षण में मापन किया जाता है। शानदार प्रश्न, पीएफटी परीक्षण, अभिक्षमता, बुद्धि, संवेग या कुंठा? मित्रों इसका सही उत्तर है कुंठा, विकल्प नंबर 4। पीएफटी का फुल फॉर्म आना चाहिए पिक्चर फ्रस्ट्रक्शन टेस्ट।
पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट यानी तस्वीर कुंठा परीक्षण। एक तस्वीर बालक को दी जाती है, उसमें कुछ उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, अधूरे प्रश्न, ठीक है। उनकी पूर्ति जब बालक करता है तो मन में जो भी उसके कुंठा होती है, जो भी भगनास होते हैं, उससे संबंधित वो बिना चाहे, अनचाहे, बिना चाहे, उसकी मर्जी के खिलाफ, उसे पता नहीं कि ये तस्वीर कुंठा परीक्षण है, वो क्या कर देता है, उत्तर दे देता है, ठीक है। ये होता है तस्वीर कुंठा परीक्षण। इस पे काम किसने किया, पीएमटी परीक्षण किसने दिया, ये दिया था मित्रों रोजेनविग ने, याद रखना मोस्ट है, रोजेनविग ने दिया। और इसमें कार्टून या चित्र कितने होते हैं, 24 चित्र या 24 कार्टून होते हैं, ठीक है। तो विकल्प 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 18वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। विकास शुरू होने का समय होता है बाल्यावस्था से, शेषावस्था से, गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। याद रखना विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है मित्रों गर्भावस्था से, या जिसे कह सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव होने की स्थिति से पूर्व ही, ठीक है। वहां से विकास शुरू होता है और चलता कहाँ है, मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। शानदार प्रश्न, मैंने पहले ही बता दिया कि एरिक्सन का इनका पढ़ लेना, ठीक है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया मित्रों। इसके अनुसार, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की पहचान कौन सी होगी, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, भ्रांति पहचान बनाम भूमिका, संभ्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं मित्रों, जो सबसे पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, ये सारी तीनों चीज़ें इसी के ही सिद्धांत की है। ये होती है मित्रों शिशुओं में 0 से 1.5 वर्ष की उम्र में, यानी कि शेष अवस्था में। फ्राइड के अनुसार इसे कहेंगे मुखी अवस्थान होना, जो मनोलैंगिक बताया था, ठीक है। और इसका वापिस, इस अवस्था का वापिस अगर आपको मानव सामाजिक मूल्य पूछे ना, वो होगा आपके आशा, ठीक है। यानी विश्वास, विश्वास तो आशा होगा, इसका मनोसामाजिक मूल्य। परिश्रम बनाम हीनता, ये होता है मित्रों 6 से 12, ठीक है। 6 से 12 यानी कि बाल्यावस्था में, या जिसे कहे स्कूल की अवस्था, स्कूल की अवस्था, या मनोलैंगिक के अनुसार सुसुप्त अवस्था होती है वो। और इसका जो मनोसामाजिक मूल्य है वो क्या होगा, इसका सामर्थ्य, सामर्थ्य। भ्रांति पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये किशोर अवस्था की पहचान है। इसका मनोसामाजिक मूल्य 12 से 18 हो जाएगी किशोर अवस्था में। इसका मनोसामाजिक मूल्य हो जाएगा कर्तव्य परायणता, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में, चैतन्यता का असीमित परिस्थितियों में, या मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा का मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन करता है ये मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। ये विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, एक से बढ़कर एक प्रश्न। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, गलत कौन सा। शिक्षक औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है, बिल्कुल सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल सही है। कौशल उत्पन्न होता है इससे। शिक्षण में सुधार किया जा सके, बिल्कुल। जो कमजोर है उनके सुधार भी शिक्षण से सही है। शिक्षण अनुदेशन है, बिल्कुल गलत। शिक्षण अलग चीज होती है, अनुदेशन तो मशीनों से भी दिया जा सकता है। यानी शिक्षण में अंत्यक्रिया होना आवश्यक है, अनुदेशन में अंत्यक्रिया होना आवश्यक नहीं है। शिक्षण में शिक्षक होना आवश्यक है, अनुदेशन मशीनों से दिया जा सकता है, शिक्षक होना आवश्यक नहीं है। ये चीजें होती है, इसके आधार पर ये भिन्न है। और अनुदेशन से केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, शिक्षण से ज्ञानात्मक क्रियात्मक दोनों होगा, ठीक है। तो विकल्प 2 यहाँ उत्तर होगा सही। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23। एक बालक में निरंतर वर्तनी संबंधी विकार पाया जाता है, यह विकार कहलाता है। निरंतर उसमें वर्तनी संबंधी विकार है, शुद्ध लिखने संबंधी विकार पाया जाता है, इस विकार को क्या कहते हैं। जो मनोविद्लन विकार टॉपिक है वहां से। एपिलेप्सी कहते हैं मित्रों मिर्गी के दौरे पड़ना, ठीक है। क्वाड्रिप्लेसिया या क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको कहते हैं मित्रों जब हाथ और पैर चारों के, मतलब 2 हाथ 2 पैर चारों के चारों इसमें प्रभावित होते हैं, विकार होता है उनमें, ये क्वाड्रिप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। वर्तनी संबंधी विकार को बोलते हैं डिसआर्थोग्राफिया, ठीक है। और डिमेंशिया में क्या होता है, चिंतन, निर्णय, स्मृति का कमजोर ना, है ना। चिंतन, निर्णय लेने से कमजोर, परिस्थिति स्मृति से कमजोर होना, ठीक है, कमजोर होना, ये डिमेंशिया बोलते हैं। यहाँ पे डिसऑर्थोग्राफिया तीसरा विकल्प उत्तर सही है प्रश्न संख्या 23 में।
चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। किसके अनुसार शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास अन्य किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होता है? शेष अवस्था में बाकी जो अवस्था है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उनकी तुलना में इस अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्र विकास रहता है। ये किसने कहा? वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर, मैकडूगल। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, वाटसन ने यह कथन कहा था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। जो निर्मितवादी सिद्धांत है जिसके समर्थन में मुख्य रूप से ब्रूनर आएगा, इसके अलावा वाइगोत्स्की आएगा, इसके अलावा पियाजे भी आएगा। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा समर्थन किया। निर्मितवादी सिद्धांत यानी कि जिसमें बालक करके सीखे। ठीक है, यानी बाल केंद्रित होगा मुख्य रूप से। अध्यापक को सुनना नहीं, अध्यापक और शिक्षार्थी के संबंध भी नहीं आते हैं। शिक्षक कथित विषय वस्तु दोहरान करना ये भी नहीं। इसका मुख्य रूप से शिक्षण का आधार होता है बालक करके सीखेगा, ज्ञान की खोज खुद करेगा। मित्रों, विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 25 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 में। शानदार प्रश्न सारे। अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान को स्थान दिया है। अभिप्रेरणा चक्र आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आएगा आवश्यकता, आवश्यकता के बाद क्या आएगा? आवश्यकता के बाद आएगा जिसे बोलते हैं चालक। ठीक है, जिसे अंतर्नोद भी बोलेंगे। उसके बाद आएगा, आवश्यकता आ गई, चालक आ गया, उसके बाद आएगा प्रोत्साहन। ठीक है, और उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से रहती है अभिप्रेरणा चक्र में। इसमें संज्ञान, ठीक है, संज्ञान को स्थान किसने दिया? वुडवर्थ ने तो अगर पूछ सके कि अभिप्रेरणा चक्र ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इस चक्र में अगर पूछे कि मोटिव को किसने दिया, मोटिव मतलब प्रेरक को किसने दिया, तब बताना वुडवर्थ ने प्रेरक को स्थान दिया था। ठीक है, रिली लेविस, डोलार्ड ने किसी ने दिया, डेसी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो डेसी थे उन्होंने इसको संज्ञान को भी इसमें स्थान दिया। संज्ञान यानी कोग्निटिव। ठीक है, उसको इन्होंने स्थान दिया। दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए, मूल प्रवृत्ति यही है बच्चों को सीखने के लिए जो अभिप्रेरित करने हेतु काम में ले जा सके। तो आत्मरक्षा नहीं है, पलायन भी नहीं है, और वात्सल्य या जिज्ञासा, तो वात्सल्य से भी नहीं। जिज्ञासा से क्या होता है कि बालक मतलब प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा होगी, इसका मतलब यह सीखने के लिए प्रेरित हो सकती है। तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? मित्रों, विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत। विकास भाई रेखीय नहीं, वर्तुलाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं आ गया, गलत रहो। विकास के सभी पहलू अंत संबंधित नहीं, ये भी गलत। विकास के सारे पहलू एक दूसरे से अंत संबंधित है। ठीक है, सभी में विकास दर समान नहीं होती, ये कथन बिल्कुल सही है ना। विकास दर समान नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, सभी में भिन्न भिन्न होती है मित्रों। ठीक है, चौथा विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। मानसिक द्वंद्व अभिप्रेरणा का टकराव होता है, परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मानसिक द्वंद्व होता है ना, जो द्वंद्व समायोजन में ये द्वंद्व है, वो अभिप्रेरणा के टकराव से होता है। ऐसी परिभाषा मित्रों कर्थविन ने दी। ठीक है, इसका उत्तर यह हो जाएगा, कर्थविन। डगलस व हॉलैंड ने कहा कि जब दो विरोधी प्रक्रियाएं हो ना, दो विरोधी जब स्थितियां आ जाए तो उनसे जो टकराव से स्थिति उत्पन्न होती है, दो विरोधी स्थितियों से टकराव होता है। ठीक है, दो विरोधी, वो डगलस व हॉलैंड ने परिभाषा दी, वो मानसिक द्वंद्व कहलाएगा जब दो विरोधी स्थितियां आ गई तो। सिगमंड फ्राइड ने तो कहा कि, सिगमंड फ्राइड ने पता है ना आपको, ईड, ईगो या सुपर ईगो ये दिया था। तो इसने यही बताया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो में समन्वय का अभाव द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, और बोरिंग और जो लैंगफील्ड है, इन्होंने कहा कि समय एक रहेगा, यानी एक ही समय क्या होगा, विरोधी इच्छाएं भी आएगी और जो सकारात्मक इच्छाएं हैं, समान परिस्थितियां, वो भी आएगी, है ना। एक ही समय में सारी कार्यरत हो जाएगी तो फिर काम कैसे करेगा, यानी कि फिर वही है मानसिक द्वंद्व होगा ना। 4 परिभाषा तैयार हुई आपकी यहाँ, विकल्प 1 सही उत्तर है यहाँ। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। और कोई भी अगर प्रश्न समझ में नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट में कीजिए, मैं जरूर उत्तर दूंगा। यथार्थवादी चिंतन का प्रकार है ये प्रश्न चिंतन संबंधी पहले आया था, तब मैंने इसका प्रकार नहीं बताया था। ठीक है, तो जिक्वार्डो और रुक थे, मनोवैज्ञानिक जिक्वार्डो और रुक, उन्होंने 1977 की बात है आई थिंक, यथार्थवादी चिंतन के 2 प्रकार बताए मुख्य रूप से, अपसारी और अभिसारी, ये इन्होंने बताए थे, यानी उक्त दोनों हो जाएंगे। अपसारी जो कि सृजनात्मकता से संबंधित है, अभिसारी जो कि बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये इन्होंने मुख्य रूप से जिक्वार्डो और रुक ने 2 प्रकार बताए इसके मित्रों।
जबकि सवलीन चिंतन पूरी तरह से काल्पनिक चिंतन है, कल्पना यानी कि जो वास्तविक जीवन में जो इच्छाएं नहीं होती उनको सोचता है बैठा बैठा काल्पनिक चिंतन, ठीक है, ये सवलीन चिंतन होता है। बाकी यथार्थवादी जो वास्तविक में होता है वो अपसारी और अभिसारी होता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 30 में। तो मित्रों ये थे सीडीपी एंड साइकोलॉजी, बाल विकास और मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे आधारित रहेंगे, आपके लिए लाभदायक फायदेमंद रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में 30 में से आपका स्कोर क्या रहा वो भी बताइए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।